नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका हमारा ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो, और इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, मंगलवार की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते समय एक बड़े पैकेज का ऐलान किया। इस बड़े पैकेज की बड़ी प्रतीक्षा की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी, और कहा जा रहा था कि सरकार बहुत डिले करती जा रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था का संकट गहराता जा रहा है कोरोना की वजह से, और ज़रूरी है कि सरकार अब एक मोटा पैकेज दे जिसके बल पर अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। तो ये पैकेज तो अनाउंस कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पैकेज को अनाउंस करते समय उसमें कुछ ऐसे पेंच डाल दिए जिसको अब खोलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में, यानी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में, वो तमाम पैकेज शामिल हैं जो पहले घोषित किए गए हैं। अब अर्थशास्त्री इस पूरे जो इसमें विभिन्न पैकेज हैं उसको जोड़ तोड़ कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में ये 20 लाख करोड़ का पैकेज कितने लाख का करोड़ का है। तो जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है मोटे तौर पर कि पिछले 3-4 महीनों में जो रिज़र्व बैंक ने मार्केट में, अर्थव्यवस्था में तरलता या लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए पैकेज दिए हैं, अगर उनको जोड़कर देखा जाए तो वो करीब 8.04 लाख करोड़ होते हैं। तो एक मोटी रकम, इसमें से आप 12 करोड़ में से 20 करोड़ में से ये निकाल दीजिए। इसके बाद मार्च के अंत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक पैकेज की घोषणा की थी 1,70,000 करोड़ की। अब ये दोनों अमाउंट अगर आप जोड़ दें तो करीब 9,75,000 करोड़ के आसपास बैठते हैं, यानी 10,25,000 करोड़ रुपए बचते हैं जो प्रधानमंत्री के पैकेज की घोषणा हुई है उसमें से। मतलब लगभग आधी रकम पहले आ चुकी है, अब आधी रकम इसमें जोड़ दी गई है, और दोनों को जोड़कर एक 20 लाख करोड़ का बड़ा पैकेज हमें बताया गया है। अब सवाल उठता है, अभी भी ये जो पैकेज बचा है, अब इसमें भी बहुत सारे आंकड़े, डिटेल्स अभी आने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि निर्मला सीतारमण आने वाले दिनों में इनका खुलासा करेंगी। तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अभी जब और भी चीज़ें सामने आएंगी कि ये जो 10,25,000 करोड़ रुपए हैं उसमें कहीं कुछ और भी चीज़ें तो ऐसी नहीं हैं जो शामिल की गई हैं, जब उनका खुलासा होगा तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये रकम और भी कम हो जाएगी। हो सकता है कि 6-7 लाख करोड़ ही रह जाए। तो पहले ऐसा लग रहा है 20 लाख करोड़ की रकम को देखते हुए कि हमारे जीडीपी का जो करीब 200 लाख करोड़ रुपए है उसका 10% सरकार ने आर्थिक पैकेज के तौर पर अनाउंस किया है, जो कि अच्छी खासी रकम मानी जा सकती है। जो विकसित देश हैं उन्होंने करीब 10% के ऊपर ही अनाउंस किया। अमेरिका ने 13% का आर्थिक पैकेज तय किया है। तो हमारा जो पैकेज, इसके हिसाब से जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की उसके हिसाब से 10% होता है, 10% होता है, लेकिन अगर आप ये माइनस कर दें 10.25 लाख करोड़ को लेकर चलें तो वो 5% बचता है। और अगर बाद में और डिटेल्स आते हैं जो अर्थशास्त्रियों को लग रहा है तो बाद में ये 3-4% ही रह जाएगा हमारी जीडीपी का, जो कि बहुत कम होगा, अपर्याप्त होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में चली गई है। पूरी गति उसकी रुक गई है, उद्योग धंधे सब बंद हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एजेंसियां कह रही हैं कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 0 तक चली जाएगी, माइनस में भी जा सकती है। बेरोज़गारी की दर आपको पता है कि वो 27% तक छलांग लगा चुकी है, और गरीबी रेखा के नीचे और भी बहुत सारे लोग गिरते चले जा रहे हैं इस संकट की वजह से। तो ये जो स्थिति बनी है, इस पैकेज को लेकर जो उत्साह दिखा पहले जब अनाउंस हुआ, उसके बाद से वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो एक तो सवाल
ये है कि आखिरकार ये पैकेज है कितने का, कितना बड़ा है और इससे क्या हो पाएगा। इस पर अभी अर्थशास्त्री और भी विचार कर रहे हैं और भी ध्यान लगा रहे हैं। तो एक पक्ष तो ये है। अब दूसरा पक्ष इसका ये है कि ये जितनी भी रकम अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए दी जा रही है वो खर्च कहाँ की जाएगी, किन के हिस्से में जाएगी, किन की जेबों में जाएगी, किन को मदद करेगी और कैसे मदद करेगी। तो जो इस सरकार का रवैया देखने को मिला है पिछले 5-6 सालों में, उसके आधार पर ये बिल्कुल बिना हिचक के कहा जा सकता है कि ये प्रो कारपोरेट है और कारपोरेट घराने इसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। अभी देखिए कि जनवरी में ही इस सरकार ने 1,45,000 करोड़ के टैक्स की रियायत दी थी, कारपोरेट टैक्स में छूट दी थी कारपोरेट जगत को, जिस पर बहुत हो हल्ला भी मचा था। कहा भी गया था कि ये जो रकम आप कारपोरेट को दे रहे हैं वो दरअसल अगर आप मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के हाथों में देंगे तो डिमांड बढ़ेगी अर्थव्यवस्था में और उससे अर्थव्यवस्था संकट से उभरेगी। लेकिन सरकार ने नहीं सुनी और सीधे कारपोरेट की जेब में गया। कारपोरेट उस पूरी रकम को ढकार गया और पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका कोई असर दिखा ही नहीं, क्योंकि उसने निवेश ही नहीं किया तो फ़र्क कैसे दिखेगा। फिर आप ये भी जानते हैं कि इन कारपोरेट्स का करीब 8 लाख करोड़ रुपए बैंकों के कर्ज और तरह तरह से लगभग माफ़ कर दिया गया है इन पिछले कुछ सालों में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पैमाने पर कारपोरेट जगत को सपोर्ट किया जा रहा था। तो ये एक अनुमान है और ये अनुमान वास्तविकता पर आधारित अनुमान है कि इस पर ज़्यादा जोर बड़े उद्योग धंधों पर होगा और उन्हीं को ये रकम जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, यानी मझोले और लघु उद्योग हैं, उनको भी मदद जाएगी। तो वो सबसे ज़्यादा संकट में हैं, क्योंकि एक तो इन उद्योग धंधों पर पहले ही बहुत बड़ी मार पड़ चुकी है। नोटबंदी के समय नोटबंदी अचानक लागू हुई थी और ये उद्योग धंधे तब से संभल ही नहीं पाए। फिर जीएसटी का हमला हुआ जिससे और हालत पस्त हुई। फिर अर्थव्यवस्था का संकट आ गया जिससे वो और कमज़ोर होते चले गए। और उस कमज़ोरी पर एक दूसरी कमज़ोरी ये है कि इन उद्योग धंधों के सरकारों के पास बहुत सारा बकाई रकम है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वो 5-7 लाख करोड़ के आसपास हो सकती है। तो वो रकम भी उनको अभी तक नहीं मिली है। अब ऐसे में अगर, और वो कर्ज से डूबे हुए हैं ये उद्योग धंधे, अब ऐसे में अगर सरकार कहती है कि आपके लिए हम और भी कर्ज उपलब्ध करा रहे हैं, तो जाहिर है कि ये वो कर्ज लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो यहाँ तक संकट में फंसे हुए हैं और कर्ज उनको और डुबा सकता है। तो ये जो सरकार की स्कीम होगी कर्ज देने की, वो यहाँ काम नहीं करेगी, बल्कि उसे चाहिए कि इन उद्योग धंधे के जो पुराने कर्ज हैं उनको माफ़ करें, ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सके और उनका जो बकाया रकम है, चाहे वो केंद्र सरकार के पास हो, चाहे राज्य सरकार के पास हो, चाहे जीएसटी के रूप में हो, वो उनको वापस लौटाई जाए ताकि वो अपने को आगे बढ़ा सकें। तो होता है ये नहीं होता है, ये देखने वाली बात होगी। अवसर इसके कम हैं, चांसेस इसके कम हैं। फिर तीसरी जो बात है कि इस पूरे आर्थिक संकट से अगर सबसे ज़्यादा त्रस्त कोई है तो वो कामगार वर्ग है, मजदूर वर्ग है। करीब 25 करोड़ लोग, 25% हमारे जो वर्क फोर्स है, हमारे यहाँ करीब 50 करोड़ के आसपास कामगार हैं। उनकी 25% लोग ऑलरेडी बेरोज़गार हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में, बल्कि कुछ हफ्तों में 25% लोग और बेरोज़गार हो जाएंगे और बाकी को काम मिलने की अवसर बहुत कम हो जाएंगे। यानी ये पूरी कामगार आबादी ही संकट में फंस गई है और इसके लिए इस पैकेज में कहाँ क्या गुंजाइश होगी, इसको लेकर बड़े संदेह हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने लगभग आधे घंटे के भाषण में उन मज़दूरों के बारे में ज़्यादा बात नहीं की। हम जानते हैं कि लाखों की तादाद में मज़दूर शहरों से गांव की तरफ, घर की तरफ अपने चले गए हैं, क्योंकि शहरों में सब कुछ बंद हो गया था और वो बुरी तरह से फंस गए थे। उनकी मदद के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। 40 दिन तक वो परेशान रहे। उसके बाद ट्रेन वगैरह चल रही हैं और वो जा रहे हैं।
तो इन लोगों के लिए इस पैकेज में कहाँ कितनी गुंजाइश रखी जाएगी, ये अभी देखने की बात है। और संदेह हो रहा है कि इनको कुछ मिलेगा, और उस संदेह की वजह ये है कि ज़्यादातर कुछ राज्यों ने, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, इन्होंने जो लेबर रिफॉर्म के नाम पर बहुत सारे श्रम कानूनों को स्थगित कर दिया है, उससे ये लग रहा है कि ये राज्य सरकारें, और केंद्र सरकार भी यही चाहती है, उसने भी राज्य सरकारों से कहा कि वो सब ऐसे ही करें। हो सकता है कई और राज्य सरकारें भी इस दिशा में कदम बढ़ाएं, तो पूरा जो तंत्र है, अर्थव्यवस्था है, अर्थतंत्र है, सरकार है, वो सब मजदूर विरोधी रुख अख्तियार करते जा रहे हैं। मजदूरों को जो कानूनी संरक्षण मिलता था वो ख़त्म किया जा रहा है। उनके काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं, 8 से 12 घंटे कर दिए गए हैं। तो ये जो उद्योगपति हैं, काम धंधे करने, जो कारोबार करने वाले हैं, अब उनके लिए मज़दूरों को एक्सप्लॉइट करना, उनका शोषण करना बहुत आसान हो जाएगा, और इसके लिए परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। तो मज़दूरों के लिए किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी का कोई जो नेट है वो नहीं बनाया जा रहा है, जैसा कि यूरोप आदि के देशों में है कि वहाँ पर जो सामाजिक सुरक्षा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो मज़दूरों को दी जाती हैं ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। उस दिशा में सरकार ने कोई अभी तक ऐलान नहीं किया, और ऐसा लगता भी नहीं है कि आने वाले दिनों में ऐलान होगा। और ऐलान होता भी है तो उसमें भी ये देखना पड़ेगा कि उन मदों में वो कितना पैसा रख रही है, कितना पैसा झोंक रही है। तो ये कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को इस पैकेज के ज़रिए दरअसल एक बहुत ही क्रूर पूंजीवाद की तरफ ले जाया जा रहा है। एक ऐसा बर्बर पूंजीवाद जो मज़दूरों के शोषण पर आधारित होगा, अमानवीय शोषण पर आधारित होगा, और जिसमें मज़दूरों के लिए अपने हकों के लिए लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो मज़दूर यूनियन है उन पर भी रोक लगाने की बात इन राज्यों ने, कई राज्यों ने कर दी है। और जाहिर है कि आगे चलकर अर्थव्यवस्था को उभारने के नाम पर और भी बहुत कुछ ऐसा होगा, और उसका सारा बोझ मज़दूरों पर डाला जाएगा। ये जो प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधारों की बात की है, हम जानते हैं कि पिछले 3 दशकों से जो आर्थिक सुधार हमारे देश में चल रहे हैं, उससे किस वर्ग को फ़ायदा हुआ है और किन वर्गों को नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा ये लेबर रिफॉर्म की बात जो चल रही है पिछले 1.5-2 दशक से, वो मज़दूरों के कमज़ोर करने का एक हथकंडा है, ये हम सब जानते हैं। लगातार कोशिश हो रही है, और इस कोरोना संकट का इस्तेमाल, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, ये अवसर भी है, तो इस अवसर का इस्तेमाल पूंजीवाद अपने शिकंजे को कसने के लिए करने जा रहा है। इससे पूरी जो आम आवाम है उसको कोई लाभ नहीं होगा इस बड़े पैकेज से, और ये एक बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, ये जो पैकेज घोषित हुआ है वो दरअसल एक छलावा है, एक छलावा भी है, और मज़दूर वर्ग के लिए एक छल भी है। क्योंकि कहने को तो लगेगा कि इतना बड़ा पैकेज अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दिया है, रोजगार पैदा करने के लिए दिया है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया है, और इस सब का फ़ायदा मज़दूर वर्ग को मिलेगा। लेकिन अंततः ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मज़दूरों को और अधिक शोषण का शिकार बनाने के लिए किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के नाम पर। तो मित्रों, ये है कुल मिलाकर स्थिति। जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के तथाकथित उपाय हो रहे हैं, तथाकथित पैकेज दिया रहे हैं, उनकी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो चर्चा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जाते जाते आपसे एक बार फिर से निवेदन कर दूं कि इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।